Hi dear student, myself RK Thakur from Engineers Classes for Competition, UP JVRNL JEE मैकेनिकल क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 तक हमने ऑलरेडी कर लिया है, सो क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 ये है, क्वेश्चन कह रहा है डैश इज टू डिटरमाइन एंड एंश्योर द बेस्ट एंड चीपेस्ट रूट और द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस to be followed by the raw material in acquiring the shape of the finished product. Option number A estimating, option number B, option number 2 loading, option number 3 scheduling and option number 4 routine. तो डियर स्टूडेंट ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि डैश इज टू डिटरमाइन एंड इंश्योर द बेस्ट एंड चीपेस्ट रूट। मतलब क्या है जो डिटरमाइन करता है कि डिटरमाइन और इंश्योर करता है कि बेस्ट और चीपेस्ट रूट हो या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन बेस्ट और चीपेस्ट हो जो कि रॉ मटेरियल को फॉलो करना है सो दैट वो फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्वायर कर सके, फिनिश्ड प्रोडक्ट के शेप को एक्वायर कर सके। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको इंश्योर करना हो बेस्ट और चीपेस्ट रूट और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को भी अगर आपको ऑप्टिमाइज करना हो जिससे कि रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड के शेप को ऑक्यूपाई करे तो रूटीन बोला जाता है, इसको बोलते हैं रूटीन। तो रूटीन इज टू डिटरमाइन एंड इंश्योर द बेस्ट एंड चीपेस्ट रूट or sequence of operation to be followed by the raw material in acquiring the shape of the finished product. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, रूटीन, राइट। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ब्यूरेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 54, carburetors are manufactured by option number 1 welding, option number 2 soldering, option number 3 die casting and option number 4 is shell molding. So dear student यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो कार्ब्यूरेटर है, जो बेसिकली कार्ब्यूरेटर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारा डाई कास्टिंग से परफॉर्म होता है। कार्ब्यूरेटर का जो शेप देखोगे वो बहुत ही इंट्रिकेट शेप है, तो उसकी जो कास्टिंग है वो आप नॉर्मल प्रोसेस से नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको डाई कास्टिंग के लिए जाना होगा, राइट। सो एयर फ्यूल मिक्सिंग होती है कार्ब्यूरेटर में, तो उसमें जो अगर आप उसका शेप कहीं पे देखा होगा तो इस टाइप का शेप होता है। तो इसका जो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगा वो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कार्ब्यूरेटर का क्या होगा, ये डाई कास्टिंग होगी। तो डाई कास्टिंग जो कि बहुत ही प्रिसाइज प्रोसेस है, बहुत ही फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इसमें आपका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है, तो वो प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 54 आई होप क्लियर हो गया होगा, इसका ऑप्शन होगा डाई कास्टिंग। शेल मोल्डिंग नहीं हो सकता, सोल्डरिंग और वेल्डिंग तो खैर हो ही नहीं सकता, तो डाई कास्टिंग ही हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि डैश इज एन एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो डियर स्टूडेंट यूटिलिटी एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ये एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो डियर स्टूडेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मोस्टली जो फाइल मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, कंप्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है, जो जिप फाइल वगैरह यूज करते हैं। एंटीवायरस जो होता है ना वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम सारे आ जाते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सारे आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। जो जितने सारे हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 55 हमने कर लिया, नाउ क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं, सॉरी 56 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द हाइड्रोलिक डायमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर एयर वेंटिलेशन डक्ट
whose cross section is 1 meter into 25 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट एयर डक्ट दिया हुआ है, उसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, कह रहा है कि 1 मीटर वाइड है, 1 मीटर वाइड है और 1 मीटर लेंथ है और 25 सेंटीमीटर विड्थ है। ये एयर डक्ट है, इसका हाइड्रोलिक डायमीटर मींस डीएच निकालने के लिए बोलता है, डीएच निकालने के लिए बोल रहा है। तो डियर स्टूडेंट डीएच का फॉर्मूला क्या होता है? डीएच फॉर्मूला होता है 4a by p। a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, p इज द वेटेड पेरीमीटर। a क्या होता है? a होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया और p क्या होता है? वेटेड पेरीमीटर। मतलब वेटेड पेरीमीटर का मतलब है कि जो फ्लूइड पास हो रहा है वो कितने क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है। तो ये पूरा वेटेड पेरीमीटर हो जाएगा क्योंकि पूरा एयर पास हो रहा है इसमें, राइट। सो p इज इक्वल टू वेटेड पेरीमीटर या सिंपली पेरीमीटर भी बोलते हैं, वेटेड पेरीमीटर, राइट। सो 4 एरिया इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 1 into 25 सेंटीमीटर है तो 0.25 हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, एरिया को सेम यूनिट में लेना होगा। p क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 into l plus b क्या है? 0.25 है। इसको सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा 4 into 0.25 बाय ये हो जाएगा 1.25 का डबल 2.5 हो जाएगा। अगर पॉइंट के बाद एक जीरो यहां पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 4/10 मीटर है। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर विल बी द हाइड्रोलिक डायमीटर डियर स्टूडेंट। ये इस फॉर्मूले से 40 सेंटीमीटर इसका हाइड्रोलिक डायमीटर आएगा। ये जो एयर डक्ट है, एयर वेंटिलेशन डक्ट है जिसका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर है, इसका हाइड्रोलिक डायमीटर कितना आ जाएगा? 4a by p फॉर्मूला से 40 सेंटीमीटर। सो 40 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 56 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी, ये 57 है, क्वेश्चन नंबर 57 ये है, क्वेश्चन नंबर 57 ये कह रहा है मैक्सिमम एनर्जी दैट अ गिवन मटेरियल कैन एब्सॉर्ब विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन up to elastic limit is known as option number A hardness, option number B resilience, option number C toughness and option number D या option number 4 is proof resilience। Dear student ये कह रहा है maximum energy that a given material can absorb without undergoing any permanent deformation up to elastic limit। अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये अप टू इलास्टिक लिमिट होगा, फिर ये यील्ड होगा और फिर ये यहाँ पे ब्रेक होता है। तो ये अप टू इलास्टिक लिमिट, ये जो एनर्जी स्टोर्ड होता है डियर स्टूडेंट, तो अप टू इलास्टिक एनर्जी, ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर्ड होता है, इसको बेसिकली हम लोग प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं डियर स्टूडेंट। प्रूफ रेजिलियंस कहलाता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, और इसी प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम को मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं। प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। सो इसमें आपको याद रखना होगा कि ये प्रूफ रेजिलियंस होगा, राइट। ये क्या होगा? प्रूफ रेजिलियंस। तो अप टू इलास्टिक लिमिट जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगा वो प्रूफ रेजिलियंस हो जाएगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एयर प्रीहीटर इन द बॉयलर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एयर प्रीहीटर इन द बॉयलर? ऑप्शन नंबर ए टू इंक्रीज एयर टेम्परेचर बाय फ्लू गैसेस, ऑप्शन नंबर बी टू इंक्रीज स्टीम टेम्परेचर बाय एयर, ऑप्शन नंबर सी टू इंक्रीज एयर टेम्परेचर बाय स्टीम, ऑप्शन नंबर 4 टू इंक्रीज एयर टेम्परेचर बाय वाटर।
डियर स्टूडेंट आपको समझना होगा कि एयर प्रीहीटर क्या होता है। ये एक एक्सेसरीज है एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर हम बॉयलर में अलग से परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो हमारा फ्लू गैसेस है, वो जो फ्लू गैसेस, हॉट गैसेस, फ्लू गैसेस आउट होता है चिमनी से, उस फ्लू गैसेस के हीट को ट्रैप कर लेता है और उस हीट से हम एयर को प्री हीट कर देते हैं, एयर को हीट कर देते हैं। एयर को अगर हम हीट कर देंगे तो जो फ्यूल की बर्निंग में जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट कम होगी और इस तरीके से हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सो एयर प्री हीटर बेसिकली इसी पर्पस पे यूज होता है कि टू इंक्रीज द एयर टेम्परेचर, एयर के टेम्परेचर को बढ़ाना है। जो बर्निंग के लिए सप्लाई करेंगे एयर, उसके टेम्परेचर को बढ़ाना है बाय टैपिंग द फ्लू गैसेस हीट। तो फ्लू गैसेस की हीट को टैप करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो एयर प्रीहीटर ये एक डिवाइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू इंक्रीज एयर टेम्परेचर बाय फ्लू गैसेस, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 59 कह रहा है। 59 क्या कह रहा है हमारा, 59 कह रहा है कि डैश इज यूज्ड टू इंप्रूव द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन फॉर डिफिकल्ट कास्टिंग ज्योमेट्रीज, रनर एक्सटेंशन, पार्टिंग गेट, स्टेप गेट और चिल। ये स्टूडेंट आपको याद रखना होगा कि जो चिल है ना, वो चिल बेसिकली कूलिंग रेट को बढ़ाने के लिए हम मोल्ड में यूज करते हैं। मोल्ड में हम अलग अलग प्लेसेस पे चिल यूज कर देते हैं। मोल्ड में हम अलग अलग प्लेस पे चिल यूज करते हैं और ये चिल क्या करता है, चिल का मतलब ये ठंडा करना, ये क्या है, कूलिंग रेट को बढ़ा देता है, कूलिंग रेट को इंक्रीज कर देता है और साथ में कूलिंग रेट को इंक्रीज करता है और डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को भी इंप्रूव करता है। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है कि जो हैवीएस्ट सेक्शन है ना, हैवीएस्ट सेक्शन से जितना फारदेस्ट डिस्टेंस है, फारदेस्ट डिस्टेंस पहले कूल होगा और फिर ऐसे धीरे धीरे कूल होगा हैवीएस्ट सेक्शन की तरफ। तो इसको चिल का जो पर्पस है वो सेम है, कूलिंग रेट को इंप्रूव करना और इंश्योरिंग डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। सो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इंप्रूव करता है और कूलिंग रेट को इंप्रूव करता है, चिल यूज करता है। जैसे इस टाइप के कास्टिंग वगैरह में यहाँ पे हमें चिल प्रोवाइड करना पड़ता है। इस टाइप के टी वगैरह में अगर आप देखोगे तो टी वगैरह में हमें यहाँ पे और यहाँ पे एक्सटर्नल चिल प्रोवाइड करना पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को इंप्रूव करने के लिए और कूलिंग रेट को एक्सटेंड करने के लिए। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसका आंसर क्या होगा, चिल, राइट। ओके फाइन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि when two bodies are in contact with each other and relative motion dash friction come into place। डियर स्टूडेंट कह रहा है कि दो बॉडी कांटेक्ट में एक दूसरे के हैं और उन दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो रिलेटिव मोशन अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली उनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डायनेमिक फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर 2 स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर 3 रॉकिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर 4 वीविंग फ्रिक्शन। डियर स्टूडेंट जब भी दो ऑब्जेक्ट में मोशन है और फिर कांटेक्ट बना रहा है तो फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन रोल प्ले करता है, तो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। और वही अगर स्टैटिक कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायनेमिक फ्रिक्शन, राइट। सो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, राइट। ओके नाउ 61 क्वेश्चन नंबर करते हैं डियर स्टूडेंट। 61 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ओके 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 62 इसको ओपन कर रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 62 ये आ गया, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है, ओके क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं, 60 हमने कर लिया। ओके क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि डैश इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज्ड टू प्रोड्यूस अ होल इन द वर्कपीस। कह रहा है डैश इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज्ड टू प्रोड्यूस अ होल इन द वर्कपीस। ऑप्शन नंबर ए हैक्सॉ, ऑप्शन नंबर 2 ड्रिल, ऑप्शन नंबर 3 नाइफ, ऑप्शन नंबर 4 बोर। डियर स्टूडेंट सबको पता है ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि जो ड्रिल है ना ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ऑपरेशन है जो कि होल प्रोड्यूस करने के लिए वर्कपीस में यूज किया जाता है। ड्रिल के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि चूंकि ड्रिल बिट इस टाइप का होता है तो हमें ये लगता है कि ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, हमें ये लगता है कि ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जब ये फ्लूइड्स कहलाते हैं, ये फ्लूइड्स बेसिकली जब वर्कपीस में इन करता है तो मल्टी पॉइंट पे कांटेक्ट बनाता है और जो कटिंग होती है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो ड्रिलिंग एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नहीं बल्कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिससे होल वर्कपीस में प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ड्रिल आंसर हो जाएगा, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके ऑप्शन नंबर 62 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 62 कह रहा है कि डैश इज नॉट अ फाउंड्री टूल। ये क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 62 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 62 डैश इज नॉट अ फाउंड्री टूल। फाउंड्री एंड फोर्ज, फाउंड्री का मतलब है जहां पे कास्टिंग होती है और फोर्ज का मतलब है जहां पे फोर्जिंग हम करते हैं। तो फाउंड्री में कौन कौन से टूल्स हैं जो कौन से टूल इसमें से हैं जो यूज नहीं होते। रिडल यूज करते हैं, छलनी बोलते हैं इसको, रिडल हम यूज करते हैं, इस टाइप का ये होता है। और इसमें ये बेसिकली छलनी के लिए यूज करते हैं। टॉप व्यू देखेंगे तो इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, ये रिडल हम यूज करते हैं, रिडल यूज करते हैं। स्लिक बेसिकली इस टाइप का एक मतलब लिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं, कुछ मटेरियल लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं, मटेरियल लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये स्लिक यूज करते हैं। ट्रॉवेल बेसिकली इस टाइप की एक करनी होती है, इस टाइप की एक करनी होती है जिसको यूज करते हैं, तो ट्रॉवेल भी यूज करते हैं, ट्रॉवेल यूज करते हैं, स्लिक यूज करते हैं, रिडल यूज करते हैं। आर्बर यूज नहीं होता डियर स्टूडेंट, आर्बर ये मिलिंग में यूज होता है या मशीनिंग ऑपरेशन में आर्बर यूज होता है। आर्बर फाउंड्री टूल नहीं है, आर्बर एक मशीनिंग टूल है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आर्बर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, राइट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि इंक्रीज इन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इन स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर विल लीड टू। ऑप्शन नंबर ए एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ग्रेडियंट, ऑप्शन नंबर 2 कैनॉट बी इन्फर्ड विद द गिवन इंफॉर्मेशन, option number 3 a decrease in the temperature gradient and option number 4 no change in the temperature gradient। dear student इस क्वेश्चन को समझना है, कह रहा है कि इंक्रीज द थर्मल कंडक्टिविटी। सबसे पहले हमारे पास फूरियर लॉ क्या है, Q इज इक्वल टू के ए dt by dx, माइनस के dt by dx है, माइनस को अभी अवॉइड कर रहे हैं, तो Q इज इक्वल टू के ए dt by dx। कह रहा है कि गिवन अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये एक गिवन अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर में अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, मतलब अगर हम K को इंक्रीज करते हैं तो कह रहा है इनमें से टेम्परेचर ग्रेडियंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप साफ देख रहे हो कि अगर Q गिवन है मतलब ये फिक्स है, एरिया ऑलरेडी कांस्टेंट रहता है, तो K और dt by dx का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा।
k dt by dx कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर k बढ़ाते हो तो dt by dx टेम्परेचर ग्रेडियंट कम हो जाएगा। अगर आप k बढ़ाते हो, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है, k बढ़ाओगे तो dt by dx क्या रहना है, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तभी दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि k को हम बढ़ा रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी को वन डायमेंशनल इंक्रीज इन थर्मल कंडक्टिविटी, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट। सो ये सिंपल सा बेसिक सा कैलकुलेशन है। अगर आप फूरियर लॉ को अगर प्रिसाइजली देखोगे तो ये आंसर आपको मिल रहा है, अ डिक्रीज इन टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है choking in centrifugal compression means increase in mass flow rate with increase in pressure ratio. Option number 1, mass flow rate no longer increases with the decrease of pressure ratio. Option number 3, no flow. And option number 4, reduction in mass flow rate with increase in pressure ratio. Dear student, ये आपको समझना होगा choking क्या होती है। choking का मतलब होता है कि कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाना, और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो मास फ्लो रेट है वो फिक्स हो जाता है। जो मैक नंबर, जो हमारा फ्लो रेट होता है वो मैक नंबर के आसपास पहुंच जाता है। तो चोकिंग का मतलब होता है कि फ्लो रेट, मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट ये इंक्रीज नहीं करेगा, ये फिक्स हो जाएगा। मास फ्लो रेट नो लॉन्गर इंक्रीजेस बट प्रेशर रेशियो डिक्रीज करेगा, प्रेशर रेशियो डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, राइट। चोकिंग इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन मींस मास फ्लो रेट नो लॉन्गर इंक्रीजेस विद द डिक्रीज ऑफ प्रेशर रेशियो। मास फ्लो रेट बढ़ेगा नहीं और इंक्रीज नहीं होगा, और एट द सेम टाइम प्रेशर रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, 6x4 ड्राइव चेसिस, 6x4 ड्राइव चेसिस व्हीकल हैज डैश नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील। डियर स्टूडेंट 6x4 ड्राइव, ये जो नोमेनक्लेचर है ना, ये इसका ऑप्शन वैसे दिया हुआ 2, 3, 6 और 4। 6x4 ड्राइव चेसिस व्हीकल हैज डैश नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स, 2, 3, 6, 4। पहले ये देखते हैं कि ये नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। 6x4 ड्राइविंग व्हील, ड्राइविंग चेसिस व्हीकल, इसका मतलब है कि इसमें 6 यूनिट ऑफ व्हील है। 6 यूनिट ऑफ व्हील का मतलब है कि एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, 2, फिर 2 यहां पे होगा, इसको 1 यूनिट माना जाएगा, ये होगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और लास्ट में यहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं, यहां पे भी 2 व्हील होगा, लेकिन काउंट होगा इस टाइप का होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 5, 6 है। इसमें से जो 6x4 जब हम इसको बोलते हैं तो 6x4 मतलब 6 यूनिट ऑफ व्हील और 4 ड्राइविंग व्हील है। 4 ड्राइविंग व्हील है, मतलब 4 व्हील में क्या है, डायरेक्ट ड्राइविंग अवेलेबल है, 4 व्हील ड्राइव जिसको बोलते हैं। ऐसा ही यहाँ पे 4 व्हील में ड्राइव है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, राइट। तो इस ये नोमेनक्लेचर होता है, 6x4 का मतलब है 6 यूनिट ऑफ व्हील्स और 4 ड्राइविंग व्हील है, तो लास्ट वाला ड्राइविंग व्हील को इंडिकेट करता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर 4 होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, ये एक एक्रोनिम पूछा हुआ, कह रहा है बॉस स्टैंड्स फॉर भारत ऑक्यूपेशनल सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑक्यूरेंस सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ओपन सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट बॉस का फुल फॉर्म होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। सीडैक ने इसको डेवलप किया हुआ,
ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनक्स पे वर्क करता है और गवर्नमेंट ऑफ मतलब इंडिया की जो एक कंप्यूटिंग रिसर्च एजेंसी है सीडेक सीडेक ने इसको डेवलप किया हुआ है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन बोलते हैं, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सीडेक ने इसको डेवलप किया हुआ है, ये जस्ट फुल फॉर्म है, तो इसमें बहुत कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो शाफ्ट विद एक्सटर्नल डायमीटर एंड इंटरनल डायमीटर। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा डियर स्टूडेंट? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे क्या होता है? आई एक्स एक्स, ये बेसिकली आई जेड जेड होता है, जेड जेड एक्सिस के अबाउट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मान लो शाफ्ट है, ये शाफ्ट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है इसका ये बेसिकली ये सर्कुलर सेक्शन है, तो ये x है, ये y है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन z के डायरेक्शन में जो i z z होगा इसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया j बोलते हैं। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया i z z i x x प्लस i y y होगा। तो सर्कल का i x x क्या होता है? पाई बाय 64 d4 माइनस d4 अगर हॉलो है तो, और i y y भी सेम होता है, पाई बाय 64 d4 माइनस कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4, दोनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 32 d4 माइनस कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा पाई बाय 32 d4 माइनस d4। तो इस लॉजिक से आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 68 अगेन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कह रहा है डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर। तो डीबीएमएस डेटा बेसिक मैकेनिज्म सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैकेनिज्म सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस बेसिक मर्जर सॉफ्टवेयर। डियर स्टूडेंट डीबीएमएस पॉपुलरली नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेज करने में इसको ये वर्ड काफी यूज होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 देखते हैं। 69 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है अ फ्लाईव्हील इज अटैच्ड टू अ 2-stroke इंजन developing a mean torque of 200 Newton meter. If the maximum fluctuation of energy is 100 joule, then coefficient of fluctuation of energy is option number A 1 by 2 pi, option number 2 1 by 3 pi, option number C 1 by 4 pi and option number D और 4 1 by pi. डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखोगे तो 2-stroke इंजन की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? 2-stroke इंजन की बात कर रहा है। ओके, 2-stroke इंजन है ये यहाँ पे लिख रहा है 2-stroke इंजन है। मीन टॉर्क टी मीन कितना डेवलप कर रहा है? ये टी मीन डेवलप कर रहा है 200 न्यूटन मीटर, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप कर रहा है। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल्टा ई क्या है? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी 100 जूल दिया हुआ। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी सी निकालना है डियर स्टूडेंट। तो अपने को पता है कि जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हमें पता होना चाहिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होती है सी, ये होती है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बाय वर्क डन पर साइकिल, राइट? ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा ई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है पर साइकिल? टी टॉर्क इंटू टी मीन इंटू थीटा, राइट?
थीटा पर साइकिल। डेल्टा ई हमारा दिया हुआ है, डेल्टा ई क्या है 100, टीमीन कितना दिया हुआ है 200, और आपको पता होना चाहिए कि जो टू स्ट्रोक है, टू स्ट्रोक इंजन में जो थीटा होता है ना, वो थीटा 2 पाई के बराबर होता है, और 4 स्ट्रोक के लिए ये 2 स्ट्रोक के लिए होता है, और 4 स्ट्रोक के लिए ये 4 पाई होता है। 4 स्ट्रोक के लिए क्या होता है थीटा 4 पाई, मतलब 4 स्ट्रोक में 2 रोटेशन होने के बाद, दो रोटेशन का मतलब है 4 पाई। 4 स्ट्रोक इंजन में 2 रोटेशन का मतलब होता है कि 4 पाई के बाद एक पावर आपको मिलता है, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होता है, और 2 स्ट्रोक में 1 रोटेशन में ही एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। 1 रोटेशन का मतलब है 2 पाई, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई। तो 100 से ये 200 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई। 1/4 पाई विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर 1/4 पाई हो जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके फाइन। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, इफ for a laminar flow in a smooth straight tube, the tube diameter and length both double while the pressure drop across the tube remains the same, the volume flow rate will increase by a factor of। क्या कह रहा है? If for a laminar flow in a smooth straight tube, the tube diameter and length both double while the pressure drop across the tube remains the same, the volume flow rate will increase by a factor of। Dear student, ये चीज आपको समझना होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा, एक लैमिनार फ्लो है। लैमिनार फ्लो मतलब विस्कस फ्लो है। स्मूथ स्ट्रेट ट्यूब से फ्लो पास हो रहा है, और कह रहा है कि ट्यूब का डायमीटर डबल कर रहा है। ट्यूब का डायमीटर और लेंथ बोथ डबल कर रहा है। while the pressure drop across the tube remains same, प्रेशर ड्रॉप को सेम रख रहा है। तो कह रहा है वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब डिस्चार्ज, द वॉल्यूम फ्लो रेट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ। सबसे पहले प्रेशर ड्रॉप का विस्कस फ्लो में फॉर्मूला होता है 32 म्यू यू बार एल बाय डी स्क्वायर। डी स्क्वायर ये एक फॉर्मूला होता है प्रेशर ड्रॉप का विस्कस फ्लो में। 32 म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। यू बार क्या है? मीन वेलोसिटी। L लेंथ ऑफ द पाइप, D इज द डायमीटर ऑफ पाइप। तो अगर हम लेंथ को डबल कर रहे हैं और डाया को डबल कर रहे हैं, तो प्रेशर ड्रॉप तो हमारा कांस्टेंट है। कह रहा है प्रेशर ड्रॉप रिमेन सेम। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हमारा जो U और ये कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ हमारा U बार L और D स्क्वायर चेंज हो रहा है, राइट। तो U बार हमारा क्या हो जाएगा? U बार हो जाएगा डेल्टा P इंटू डी स्क्वायर बाय 32 म्यू एल स्क्वायर, राइट। तो हमारा जो U बार है वो U बार कैसे कितना चेंज होगा? डेल्टा P तो चेंज हो नहीं रहा है, 32 म्यू चेंज नहीं हो रहा है, D डबल हो रहा है, तो 2D का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और L क्या हो जाएगा? 2L का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 2L नहीं 32 म्यू U बार L होता है, L होता है, ये L स्क्वायर नहीं होता डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना होगा। ये L स्क्वायर नहीं होता, म्यू एल होता है, तो ये इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो U बार अपने ओरिजिनल से ये हो जाएगा 4D स्क्वायर, और ये 4 से ये 2 कैंसल हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली 2U बार हो जाएगा। U बार डैश डबल हो जाएगा, 2U बार हो जाएगा। मतलब जो हमारी वेलोसिटी है, अगर हम लेंथ को डबल कर रहे हैं, डाया को डबल कर रहे हैं और प्रेशर ड्रॉप को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो जो हमारी वेलोसिटी है वो ओरिजिनल वेलोसिटी के डबल हो जाएगी। ये तो यहां से क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ डिस्चार्ज पूछ रहा है, तो डिस्चार्ज एरिया इनटू
वेलोसिटी होती है यू बार। एरिया क्या होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, एरिया क्या होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो डाया चूंकि डबल हुआ तो इसका 2d मतलब 2d का स्क्वायर 4 इफेक्ट पड़ेगा, और वेलोसिटी ऑलरेडी कितना इफेक्ट पड़ा हुआ है 2, तो 4 2 जा 8 टाइम्स बढ़ जाएगा हमारा डिस्चार्ज। तो हमारा डिस्चार्ज कितना फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा, विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा आपको एक बार फिर से मैं रिव्यू करा देता हूं। चूंकि चेंज इन प्रेशर क्या होता है 32 म्यू यू बार एल बाई डी स्क्वायर, यहाँ पे डेल्टा पी, यहाँ से अगर मैंने यू बार निकाला तो डेल्टा पी इंटू डी स्क्वायर बाई 32 म्यू एल आ गया। इसमें पी चेंज नहीं हो रहा है, 32 कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट होता है। तो डाया चूंकि 2d हो रहा है तो 2d का स्क्वायर है, स्क्वायर है तो 2d का स्क्वायर मतलब 4d स्क्वायर, और l डबल हो रहा है तो 2l है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो वेलोसिटी डबल हो जाएगा। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा ओरिजिनल के। और डिस्चार्ज अपने को निकालना, डिस्चार्ज एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, एरिया क्या होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से डी स्क्वायर की वजह से 4 टाइम्स का इफेक्ट आएगा, 4 फैक्टर का इफेक्ट आएगा, और वेलोसिटी ऑलरेडी 2 टाइम्स है ही है, तो 4 इंटू 2 8 टाइम्स इफेक्ट पड़ेगा। सो ये एक क्वेश्चन है जहां पे मल्टीपल फैक्टर्स वेरी कर रहा है और अल्टीमेटली आपको डिस्चार्ज निकालना है। तो आई होप by solving this question number 17 we have come to the end of our session. So that's all for today. I hope जो भी क्वेश्चंस हमने किया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम जरूर उसको कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक और शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।